स्टूडेंट, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन लेक्चर्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो इस चैप्टर का रिकॉर्ड करवाया है उस लेक्चर को लाजमी सुने। और उस लेक्चर की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने अच्छी तरह से समझनी है तो वो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिस को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की बेसिस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बेस मज़बूत है, तो आपको आगे के भी जो टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से उसमें जो होंगे वो समझ में आ जाएंगे। तो 2 लेक्चर तो पहले लाजमी देखें और फिर उसके बाद मैंने ये वो तमाम टॉपिक जो इंटरलिंक है उनको मैंने एक साथ जो है वो लेक्चर की सीरीज़ में इसको मैंने रिकॉर्ड करवाया। अब सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ये सेपरेट ब्रांच इस वजह से है कि यहाँ पर जो है हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। और हमने उन बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को जो कैटेगराइज़ किया गया है वो हम उसको इस तरह नहीं पढ़ते कि हमारा बिलियंस कंपाउंड है तो हम बिलियन कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं। हमने उनको जो है वो बुनियादी तौर पर जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहली कैटेगरी जो हमने पहली प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी वो हमारे पास क्या थी, हाइड्रोकार्बन की थी। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो आपके पास बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको हमने मीथेन के बारे में पढ़ा था कि ये CH4 है, ये मीथेन है, इसके अंदर आपके पास सिंगल बॉन्ड आपके पास एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से हमने जो है वो अल्कीन है, अल्कीन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर भी आपके पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो अल्काइंस हैं तो उनके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। अब जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि ये जो हमने 3 कैटेगरीज़ जो कंपाउंड्स की पढ़ी हैं क्या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या सबकी सेम है। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर ये होगा कि हमारे पास इन तीनों कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब सवाल ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती हैं, कि वो क्या चीज़ होती है जो इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिफ़ाइन करता है। तो इसी चीज़ को हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है कि हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जब हम किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो वो क्या फैक्टर होता है, वो क्या चीज़ होती है जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस किस्म की बॉन्ड्स हैं और किस किस्म के एटम्स जो हैं वो अटैच हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि भाई ये हाइड्रोकार्बन है और इन हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर सपोज़ ये आपके पास CH4 है, अगर इसका हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर Cl यहाँ पर अटैच हो जाए तो ये एक नई और क्लास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इससे क्या होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो अब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में किस चीज़ का फ़र्क है, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में जो फ़र्क है वो फ़र्क इस चीज़ का है कि इसमें एक मुख्तलिफ़ किस्म का एटम जो है यहाँ पर आके अटैच है। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है इसी हाइड्रोकार्बन में अगर क्या आगे अटैच हो जाए, OH आगे अटैच हो जाए तो ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ एक अलहदा से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और इस केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। इसी तरह से एक कंपाउंड और देख लेते हैं हम। यहाँ पर सपोज़ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ था लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ है। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ये एक दूसरे से जो डिफ़र करते हैं
वो डिफ़र किस चीज़ में करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफ़र करते हैं वो किस वजह से डिफ़र करते हैं कि यहाँ जो एटम्स अटैच हैं वो कुछ और हैं, यानी किसी एक मुख्तलिफ अंदाज से अटैच हुए हैं, और यहाँ जो आपके एटम्स अटैच हैं वो क्या है, मुख्तलिफ अंदाज से अटैच हुए हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर, कि उस ये जो आपके पास कार्बन की चेन है, कार्बन है, उसके ऊपर जो है वो कौन सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन की से जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट हुआ है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो हम आज फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप जो है वो बुनियादी तौर पर आपके पास कोई एटम है, कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है, जैसे भी हमने देखा कि यहाँ पर Cl अटैच है, ठीक है, या आपके पास कोई ग्रुप ऑफ एटम भी मौजूद हो सकता है कि आपके पास एक जो है वो ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है, या आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड्स भी मौजूद हो सकती हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स अभी हमने पढ़ा कि उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है और डबल बॉन्ड भी हो सकती है। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंपाउंड हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि इनके अंदर किस किस्म की बॉन्ड मौजूद है और कौन कौन से एटम इसके अंदर अटैच हैं। तो ये जो आपके पास एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपको एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, या आपके पास जो होते हैं वो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होती हैं, whose presence in organic compound, यानी अगर ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होंगे, whose presence in organic compound confers the properties to organic compound unique to that atom और ग्रुप ऑफ एटम। अब ये इतनी चीज़ें समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है या बॉन्ड्स भी हो सकती हैं जिनकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कन्फर करती है। यानी कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है ये OH ग्रुप अगर मौजूद, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपके पास एक ख़ास फंक्शनल ग्रुप है और ये प्रॉपर्टीज़ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो सकती हैं, इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, और हर जो फंक्शनल ग्रुप है, हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, मौजूद होती है। अब सबसे पहले जो हम इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का नाम है आपके पास अल्कोहल, ठीक है। और सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर जो है वो उसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो नॉमेनक्लेचर लिखने में उसके लिए जो हम नेम जो हम यूज़ करते हैं उसको भी जो है वो हम इसके अंदर जो होंगे पढ़ लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आप क्या वर्ड जो होंगे वो यूज़ करेंगे। तो देखें ये वाला हिस्सा तो आपको जब भी क्लियर समझ में आएगा जब हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो हम सीखेंगे। तो अभी सिर्फ आपने नोट कर लेना है, फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास पहली चीज़ तो याद रखें कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ड्राइव जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ही होते हैं। वो ड्राइव किससे होंगे, हाइड्रोकार्बन से होंगे, हाइड्रोकार्बन से ही मिलके बनेंगे। जैसे ये आपके पास मीथेन है, अब मीथेन जो होता है जब इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके रिमूव हो
और इसकी जगह क्या क्या अटैच हो जाए, OH आके अटैच हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। और इसका नाम क्या देते हैं, हम अल्कोहल देते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लिखते हैं OH, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं। अब ये R क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था, देखें कि अल्काइल के वाले मैंने आपको बताया था। अल्काइल क्या होता है, जब भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास CH3, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास जो होता वो मीथेन होता, इथेन होता, तो इथेन क्या बनता, CH3 और CH2 बनता। अब ये भी आपके पास क्या है, एक अल्काइल की चेन है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्रोपेन अगर होता 3 कार्बन वाला होता, तो 3 कार्बन का मतलब क्या है, CH3 CH2 और CH3, ये आपके पास प्रोपेन है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वो एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये बन जाएगा आपके पास प्रोपाइल बन जाएगा। अब देखें ये जो आपके पास अल्काइल है, इस अल्काइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, R यूज़ कर लेते हैं। R इस बारे में बताता है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी अल्काइल चेन आपकर क्या हो सकती है, अटैच हो जाती है, ठीक है। तो R का मतलब कोई भी अल्काइल चेन अटैच हो, यहाँ पर एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और सफिक्स का मतलब ये है कि जब भी आप ऑर्गेनिक इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो इसकी OL जो होती है, वो हम इसको क्या करते हैं, OL को हम यूज़ करते हैं अल्कोहल। यानी जब हम नाम लिखेंगे किसी का भी तो उसको लिखने में आप OL को यूज़ करेंगे, और ये जब चीज़ आगे हम नेम लिखेंगे तो उसमें आपको आसानी से जो होगी वो इसके अंदर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास जो इसके बाद और फंक्शनल ग्रुप है, वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहते हैं ईथर। अब देखें जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो एक दूसरे से ही जो है वो ड्राइव होके ही जो है वो मिलते हैं। अब देखें यहाँ पर ROH, अब क्या हो कि ये जो आपके पास कंपाउंड था, जैसे मिसाल के तौर पर हमने इसको लिखा था ROH, ठीक है। तो ROH का मतलब यहाँ अल्काइल चेन क्या हो सकती है, CH3OH भी हो सकती है, यानी यहाँ पर आपका OH भी आ सकता है, ठीक है, ये अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर भी OH आ सकता है, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया था ROH से। अब यहाँ पर देखें अगर इसका ये जो ROH था, अगर इसका भी क्या हो, एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह भी कोई अल्काइल चेन आके अटैच हो जाए, ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको फिर हम कहते हैं कि ईथर है। जैसे मिसाल के तौर पर CH3OH, अगर मैं आपसे पूछूं CH3OH ये क्या है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि भाई ये अल्काइल चेन है और इसमें क्या अटैच है, OH अटैच है, तो आप फ़ौरन कह देंगे कि ये आपके पास अल्कोहल ग्रुप है। लेकिन अगर ऐसा हो CH3 यानी यहाँ पर भी अल्काइल अटैच है और यहाँ पर भी दोनों तरफ अल्काइल अटैच है, तो अब इसको कहते हैं ये आपके पास ईथर है। तो ROR से हम क्या कर देते हैं, इसको ROR से हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो इसके लिए हम अल्कोऑक्सी अल्केन जो है वो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये मैंने आपको बताया, जब हम इसके नेम लिखेंगे तो फिर आपको आसानी से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ। अब एक चीज़ और आपके जहन में आई होगी कि जो R है, ये जो ROR है, क्या ये दोनों जगह सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये जो अल्काइल चेन होती है बाज़ जगह सेम भी होती है और बाज़ जगह ये आपके पास क्या होती है, डिफरेंट भी होती है। जैसे ये आपके पास CH2 और CH3, तो अगर आपके पास सेम होगी तो हम इसको ROR ही लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये डिफरेंट होगी तो हम इसको ROR और यहाँ डैश लगा देंगे कि ये भाई ये वाला R यानी ये वाली अल्काइल चेन इस अल्काइल चेन से क्या है आपके पास मुख्तलिफ है। तो ये मैंने आपको दो जो फंक्शनल ग्रुप में ये आपको बता दी। अब देख लें इसकी डेफिनेशन देख लें क्या है। ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी और ऑफ एटम भी हो सकता है, या मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में विच कन्फर्म द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखें ईथर की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है अल्कोहल से, ठीक है। और दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी डिफ़र कर रही हैं वो किस वजह से डिफ़र कर रही हैं कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम कुछ और है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम क्या है, यहाँ पर कुछ और अटैच है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है कार्बोक्सिल। इसका जो नाम है वो आपके पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, इसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक का जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है वो याद रखिएगा कि वो ये C+O और OH और यहाँ पर R। अब यहाँ पर देख लें दोनों में कितना फ़र्क है कि यहाँ पर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ है और यहाँ पर OH के साथ मौजूद है। यहाँ सिर्फ जो है वो OH के साथ आपके पास क्या है, मौजूद है। तो ये आपके पास जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हमारे पास आमतौर पर एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप है, और जब हम इसका नाम लिखते हैं तो हम आखिर में जब लिखते हैं तो वो ओइक एसिड, यानी जब नाम लिखेंगे तो हम ओइक एसिड को जो होंगे वो यूज़ करेंगे। अब नाम लिखेंगे तो फिर आप जब यूज़ करेंगे तो फिर आपको समझना। अभी जो आपने समझना है वो सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ आ जाए तो आपको सिर्फ अभी ये आना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर को देखकर आप ये बता सकें कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब मैं कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ कर रहा हूँ और आपने उनको देख के बताना है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मिसाल के तौर पर CH3 CH2 COH। ठीक है, इसको देख के आपने बताना है। तो अब देखें इस कंपाउंड को जैसे ही आपने देखा आप फ़ौरन पहचान गए कि यहाँ पर जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है और OH भी यहाँ पर आपका मौजूद है। आप फ़ौरन आपने बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसके अंदर आपके पास मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिख देता CH3OH तो आपने फ़ौरन देखा कि यहाँ पर कार्बन के साथ डायरेक्ट OH अटैच है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर यहाँ पर CH3O होता तो आप फ़ौरन समझ जाते कि यहाँ पर क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, यानी इनसे ही मिलके आपके जो है वो बहुत सारे और कंपाउंड भी जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक कंपाउंड है वो हमारे पास है अब देखें इससे अब देखें ये हमारे पास अभी हमने पढ़ा था ये RCOOO और H। अगर अब इस हाइड्रोजन की जगह अगर क्या आ जाए, इस हाइड्रोजन की जगह आपके पास आके यहाँ पर भी कोई अल्काइल चेन आके अटैच हो जाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये CH3 COO और CH3, तो इसका नाम फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ईस्टर जो है वो इसका नाम है। तो अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, ईस्टर है। और इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है बिल्कुल सिमिलर इसी तरह है, RCOO और R। ये इसका जो है वो ईस्टर का हमारे पास जो है वो नाम है। ठीक है, अच्छा अब जब इसका हम नाम लिखते हैं तो अल्काइल O8 जो होता है वो आमतौर पर, जिस तरह यहाँ पे ओइक एसिड आ रहा था तो यहाँ पर O8 अल्काइल O8 जो है वो आता है। अब ये नाम लिखेंगे तो हम इसको आपको मैं जो लिखना बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद कार्बोक्सिल का और एक ग्रुप जो ड्राइव है वो हमारे पास है अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप क्या होता है, अमाइड ग्रुप में आमतौर पर क्या होता है कि ये यहाँ पर आकर CO और यहाँ पर आपका NH2, यानी इस पूरे OH के साथ इस OH की जगह यहाँ पर NH2 जो होता है वो आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अमाइड ग्रुप है और इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि आखिर में क्या होता है, आपका NH2 जो होता है वो यहाँ पर आके क्या होता है, इसका अटैच होता है। अब स्टूडेंट इसका नाम जो है वो, अब इसका जो फंक्शन ग्रुप बोलते हैं जब हम नाम लिखने जाते हैं तो इसमें आमतौर पर अमाइड ही आता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सबसे फंक्शनल ग्रुप है उसको ज़रा हम गौर से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें, एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनल। अब ये इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, कार्बोनल होता है। और कार्बोनल उसको कहते हैं कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या हो, मौजूद हो, तो उसके अंदर आपके पास इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोनल ग्रुप है। अब हमारे पास जो कार्बोनल ग्रुप है, कार्बोनल ग्रुप दो हैं हमारे पास। एक आपके पास एल्डिहाइड है, दो होते हैं हमारे कार्बोनल ग्रुप।
एक एल्डिहाइड होते हैं और आपके पास क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप को देख लेते हैं। इसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहले याद रखिएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O तो मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन लाजमी मौजूद है। एक हाइड्रोजन जो होगा वो हमारे पास लाजमी मौजूद होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड है CH3 CO और H। ठीक है, अब ये कार्बोनल है और यहाँ जो हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, इस बात की तस्दीक कर दी कि ये आपके पास क्या एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बोनल में ये आपके पास एल्डिहाइड जो है वो ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर ऐसा हो कि भाई यहाँ पर दोनों जगह हाइड्रोजन मौजूद है, तो मैंने आपको बताया कम से कम एक हाइड्रोजन, कम से कम एक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक हाइड्रोजन होना लाजमी है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या है, दो, तो ये भी आपके पास क्या एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है, एल्डिहाइड की पहचान ये है कि यहाँ पर जो है वो एक हाइड्रोजन जो होगा वो उसके अंदर लाजमी जो होगा वो आपके पास मौजूद होगा। और जब हम इसका नाम लिखने के लिए जाते हैं तो नाम में हम AL इसके अंदर आखिर में यूज़ कर लेते हैं, इसके जो है वो सफिक्स के अंदर। और दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन है। तो कीटोन में हम देख लेते हैं, कीटोन में होता ही है कि इसके दोनों तरफ R ग्रुप हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है। दोनों तरफ R ग्रुप होने का मतलब देखेंगे कार्बोनल, ये तो फ़ौरन पहचान अब कार्बोनल में क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। अगर दोनों तरफ कोई भी अल्काइल चेन अटैच है तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। अब मैं कुछ लिखता हूँ तो आप पहचानिएगा कि इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है। CH3 CH2 COOH। तो सबसे पहली चीज़ कार्बोनल तो आपको नज़र आएगी, COE नज़र आ गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास क्योंकि हाइड्रोजन है कार्बोनल के साथ, यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसने आपको कंफर्म कर दिया कि ये हमारे पास क्या एल्डिहाइड है। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी अल्काइल चेन अटैच होती और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, अल्काइल चेन अटैच होती, तो फ़ौरन आप कह देते कि ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। और इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो ओन का वर्ड जो है वो हम इसके अंदर यूज़ जो है वो इसके अंदर हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हम एक दो हमारे कंपाउंड्स जो है वो इसके अंदर रह गए, उन कंपाउंड्स को हम देख लेते हैं। अब देखें सबसे पहले देखें कि हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपके पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड क्या हो मौजूद हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम जो है वो इसको जो ईन का वर्ड जो है वो हम इसके अंदर आमतौर पर जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में हम यहाँ ईन का वर्ड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो आमतौर पर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर आती है। ठीक है, और इसके लिए हम जो है वो एल्कीन्स का नाम जो है वो यूज़ करते हैं। ये अब हम पढ़ चुके हैं तो इसमें अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर आपके पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो फिर आपके पास जो है वो इसके लिए हम आइन का वर्ड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो किसका वर्ड यूज़ करते हैं, अल्केन का वर्ड, एन का वर्ड जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं, आखिर में एन लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब ये जो आपके पास अल्केन अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर इस अल्केन में ये जो अल्केन अभी हमने पढ़ा है, अब इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर यहाँ पर क्या आ जाए, NH2 ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पर, NH2 ग्रुप आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है वो कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। अब इसका नाम जब NH2 आया था तो इसका नाम क्या आता है, अमाइन बन जाता है। ठीक है, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये R है और यहाँ पर क्या आ जाए, NH2 आपका क्या हो जाए, यहाँ पर अटैच होता है। और उसका जब हम नाम लिखते हैं तो नाम में हम इसको अमाइन ही लिख देते हैं। जैसे हमारा वहाँ देखा था हमने अमाइड था, तो इसमें भी हम क्या लिख देते हैं, अमाइन ही लिख देते हैं, और ये इसके फंक्शन ग्रुप का नाम है। अच्छा, अब अगर इस R की जगह, हाइड्रोजन की जगह कोई हेलोजन अगर आपके क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है, तो अगर कोई हेलोजन आके अटैच हो जाए
तो उसका जो हम कहते हैं नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल चेन है और उसको क्योंकि हैलोजन आके अटैच हुआ है तो उसके लिए जो हम नाम देते हैं वो अल्काइल हैलाइड का जो है वो हम नाम देते हैं। और उसके लिए जो हम नाम यूज़ करते हैं वो हम हेलो, जब हम नाम लिखेंगे तो हेलो अल्केन हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब इसके इस हिस्से के बारे में बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो कि ये नाम हमें समझ में नहीं आ रहे। तो ये जब मैं लिखूँगा तो एक एक मैं आपको अलग से जो है वो लिख के जो होगा वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो है वो सारे तकरीबन फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप और रह गया था कि वो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखें, अगर हमारे पास जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग हो, 6 मेंबर्ड रिंग कार्बन का होता है। ठीक है, ये इसको 6 मेंबर्ड रिंग है और विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसको ये कंपाउंड इसको याद रखें कि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग होता है विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं हम इसको? बेंजीन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि हम इनको लाइन के ज़रिए यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाता है, ये आपके पास क्या है? बेंजीन है। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन, अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन्हीं हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन की जगह अगर OH आके अटैच, यानी अगर यहाँ पर OH आके अटैच हो जाए तो फिर ये आपके पास जो ग्रुप बनता है वो फिनॉल ग्रुप बनता है। तो ये याद रखें, ये फिनॉलिक ग्रुप कहलाता है। और ये ग्रुप एक रह गया था तो ये मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो फिनॉलिक ग्रुप हमारे पास मौजूद है। अब स्टूडेंट इसमें मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ, उन स्ट्रक्चर्स में आप देख के बताते रहिएगा कि कौन कौन से इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले देखें, पहली चीज़ ये है कि ये सबसे पहले याद रखें कि ये हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ये तो समझ में आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इसके दोनों साइड आपके पास क्या है? R अटैच है, ये तो एल्डिहाइड हो गया, दोनों तरफ R अटैच है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस R की जगह क्या आ जाए? OH आ जाए, RCOH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ठीक है, इसको मैं लाइन से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ देख लें कि यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये पहला जो कार्बोनल है, ये पहला कार्बोनल है। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अगर क्या है यहाँ पर आपका जो है दोनों जगह R ग्रुप अटैच है तो ये आपके पास कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है। अगर इस R की जगह क्या अटैच है? OH अटैच है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है आपके पास, एसिडिक ग्रुप है। अगर जो है यहाँ पर इस H की जगह यहाँ R आ जाए तो ये आपका क्या बन जाता है? ईस्टर बन जाता है। और अगर इस OH की जगह आपका जो है वो NH2 आ जाए तो ये क्या बन जाता है? अमाइड बन जाता है। ठीक है, अब जितने भी आपको कंपाउंड जो है वो ड्राइव होते हुए नज़र आ रहे हैं वो इन्हीं से जो है वो आपको ड्राइव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम यहाँ तक हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह देखिएगा, इन फंक्शनल ग्रुप को अपने जहन में ठालने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसका पूरा चैप्टर नंबर 9 है, उनमें यही चीज़ें आगे आपकी डिस्कस होंगी। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।